नमस्कार प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा, इतिहास की क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और गुप्त साम्राज्य के अंदर जो है लगभग मैंने मेन जो शासक थे उनके बारे में चर्चा की और उसके बाद में अगले शासक में गुप्त वंश साम्राज्य को जो है शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाने की बात कर रहा था। और अंत तक पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल बना सकता है, तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको छोटे से छोटा शासक अगर गुप्त वंश का है तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आज हम गुप्त साम्राज्य का अंत करेंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पतन के मुख्य कारण भी जानेंगे और साथ ही में जो अंतिम शासक रहे हैं गुप्त वंश के उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पिछली क्लास में हमने छोड़ा था, यानी कि आपको पता है कि भानुगुप्ता से हमने छोड़ा था। नरसिंह गुप्ता द्वितीय के बारे में बालदित्य के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में मैंने भानुगुप्ता आपको पढ़ाया और इसके बाद में वेन्य गुप्ता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज का क्लास का टॉपिक डालिएगा वेन्य गुप्ता। वैसे देखिएगा, वेन्य जो गुप्ता है, इस वेन्य गुप्ता का इतिहास में जो साक्ष्य मिलता है वो एक ताम्र पत्र से मिलता है, यानी कि एक तांबा का पत्र जो लिखा हुआ होता है उससे इसका साक्ष्य मिलता है। और उसके अंदर जो है यानी कि बुद्ध विहार के लिए कुछ भूमि अनुदान करता है ये, यानी कि दान कर देता है, उसके बारे में साक्ष्य मिलता है। इतिहास में इतनी सी चीजें मिलती है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा बेटा, लिखिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिएगा। वेन्य गुप्ता आपने लिख लिया है ना। अब वेन्य गुप्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे। वेन्य गुप्ता है बेटा, है ना। लिखिए, मुख्य स्रोत जो है वेन्य गुप्ता के बारे में, मुख्य स्रोत जो है गौणधर। कहां से मिलते बेटा? गौणधर। गौणधर यानी कि बांग्लादेश के कैमोलिया में स्थित ताम्र पत्र से मिलते हैं। बांग्लादेश के कहां से? गौणधर एक जगह है, वहां से बांग्लादेश, कौन सा देश? बांग्लादेश के कहां से मिलता है? बांग्लादेश के कैमोलिया में स्थित है। कैमोलिया में एक जगह है, वहां से इसका साक्ष्य कैमोलिया में स्थित एक ताम्रपत्र स्थित एक ताम्रपत्र से मिलता है। इसका साक्ष्य यानी कि वेन्य गुप्ता के बारे में बताया गया है कि वेन्य गुप्ता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो गौणधर यानी कि गौणधर एक जगह है बांग्लादेश के अंदर, कैमोलिया में एक स्थित एक ताम्रपत्र है। उस ताम्रपत्र के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये भी गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, देखिएगा, जिसका अगर सन की बात करें तो उसमें एक श्वेत लिखा हुआ था, यानी कि गुप्त वंश का श्वेत के बारे में आपको पता है। तो श्वेत जो लिखा हुआ था बेटा वो था 188। कितना था बेटा? 188 श्वेत। 188 का मतलब है बेटा कि इतिहास में अगर सामान्य हम पढ़े तो 507 ईस्वी की बात है। ये कब की बात है? 507 ईस्वी में ये शासक बनता है, यानी कि उस समय इसका शासनकाल की अगर बात करें तो 188 श्वेत, यानी कि 188 श्वेत का मतलब होता है कि 507 ईस्वी की बात की जा रही है। ठीक है, तो 507 ईस्वी के अंदर ये शासक था, एक ताम्रपत्र के माध्यम से पता चलता है। इसके बाद में लिखिएगा, गौणधर ताम्रपत्र के गौणधर ताम्रपत्र में उसके दो प्रांतीय शासक, एक का नाम था विजयसेन और एक का नाम था रुद्रदत्त। एक का नाम क्या था बेटा? विजयसेन और एक का नाम था रुद्रदत्त। रुद्रदत्त और वेन्यसेन के नाम से, यानी कि दो शासक मिलते हैं इसके समय के। गौणधर ताम्रपत्र में उसके दो प्रांतीय शासक, दो प्रांतीय थे इसकी, उसके अलग अलग शासक थे, जिसमें से एक का नाम था विजयसेन और दूसरा का नाम था रुद्रदत्त के नाम से मिलता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा लास्ट में। इसमें बौद्ध विहार के बारे में, इस ताम्रपत्र में बुद्ध विहार के लिए कुछ भूमि का अनुदान के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? जानकारी मिलती है। देखो, बुद्ध इस ताम्रपत्र के अंदर एक चीज के बारे में साक्ष्य मिलता है कि वेन्य गुप्ता जो था वो गुप्त वंश का शासक था, लेकिन इसी समय एक चीज का साक्ष्य मिलता है कि देखो, इसको एक बार दोबारा से देखेगा आप लोग, यानी कि गौणधर बांग्लादेश में कैमोलिया में स्थित एक ताम्रपत्र मिलता है
और इस ताम्रपत्र के माध्यम से मैं श्वेत यानी कि कब की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि श्वेत 88 की बात कर रहे हैं। और श्वेत 88 का मतलब है कि 507 ईस्वी की, यानी कि 507 ईस्वी की बात कर रहे हैं। इसके समय में यानी कि इसकी दो प्रांतें थी और दो प्रांतों का मतलब दो राज्य थे, इसके दो भागों में बटे हुए थे और दो भागों में बटे हुए थे। उनके अलग अलग शासक था, एक का नाम था विजयसेन और एक का नाम था रुद्रादत्त। रुद्रादत्त और विजयसेन के नाम से दो शासक हुआ करते थे। बुद्ध विहार के बारे में कुछ भूमि जो है अनुदान करता है, इसके बारे में साक्ष्य उस ताम्रपत्र के अंदर मिलता है। किसके बारे में? वेन्य गुप्ता के बारे में। ठीक है, ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। इसके बाद में अगला शासक आपको कुमार गुप्ता तृतीय बैठता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइएगा एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं। यानी कि इसका साक्ष्य एक ताम्रपत्र से मिलता है। इसके दो शासक होते हैं, विजयसेन और रुद्रादत्त, है ना। इसी के साथ में यानी कि 188 श्वेत यानी कि 507 ईस्वी का शासक था। गोंडर एक जगह है जहां पर बांग्लादेश में केमोलिया में एक स्थित एक ताम्रपत्र है, उससे इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा। कुमार गुप्ता तृतीय अगला शासक है बेटा आपका कुमार गुप्ता तृतीय। कुमार गुप्ता तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखिएगा सबसे पहले नरसिंह गुप्ता के बाद में उसका पुत्र कुमार गुप्ता तृतीय मगध का शासक बनता है। एक बात आप सुन लीजिए, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा। वेन्य गुप्ता के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन वेन्य गुप्ता के बारे में हमने मगध यानी कि कहां पर शासन किया करते थे? गुप्त वंश के शासक मगध पर शासन किया करते थे। लेकिन मगध के ऊपर आपको एक चीज का अनुमान लगाइए। आप एक चीज के बारे में एक चीज सोचिए कि जब मैंने आपको वेन्य गुप्ता पढ़ाया तो मैंने कभी भी बात नहीं की है कि मगध का शासक था। मैंने बात की है बांग्लादेश के। बांग्लादेश में केमोलिया एक जगह थी, उस केमोलिया एक जगह के अंदर एक ताम्रपत्र था और उसके अंदर एक चीज का साक्ष्य मिलता है कि इसके दो शासक थे। वेन्य गुप्ता के दो प्रांतें थी और छोटे छोटे दो राज्य थे, जिसमें से एक का शासक तो था आपका रुद्रादत्त और दूसरे का नाम था विजयसेन। ये दोनों शासन किया करते थे। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे नरसिंह गुप्ता के बाद में यानी कि नरसिंह गुप्ता के बाद में मुझे कुमार गुप्ता तृतीय बनाना चाहिए था, क्योंकि ये इसका पुत्र था और यही मगध का साम्राज्य संभालता है। लेकिन मैंने वेन्य गुप्ता क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये वेन्य गुप्ता जो है बेटा, ये उसी समय का था। किस समय का था बेटा? ये आपके भानु गुप्ता के साथ का था। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा ये तीनों भाई थे, ये समझ लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, तो इसके बाद में देखिएगा कुमार गुप्ता तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब कुमार गुप्ता तृतीय के बारे में मैंने आपको लिखवाया है कि नरसिंह गुप्ता के बाद में उसका पुत्र कुमार गुप्ता तृतीय मगध का शासक बनता है। कुमार गुप्ता तृतीय मगध का शासक बनता है। ये बेटा सारी चीजें इतिहास में जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, मानचित्र की सहायता से मैं आपको जब समझाऊंगा, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप चिंता मत करिए। कहां पर कौन से वंश के शासक थे, कौन सा राजा किस जगह पर शासन किया करता था, कितनी इसकी सीमा थी, किधर से इसके ऊपर आक्रमण हुआ था, कितना क्षेत्र किन्होंने जीत लिया था इनसे, ये सारी चीजें हर वंश की मैं आपको मानचित्र विश्लेषण के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आपको इतिहास पढ़ते चलना है। केवल देखिएगा, अन्य कोचिंग संस्थान और अन्य टीचर्स की तरह मैं आपको केवल सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि इतिहास के अंदर आपने अभी तक जो सारी चीजें पढ़ी है, वो आप लोग सोचते होंगे कि इनको रटना पड़ता होगा, लिखना पड़ता होगा। आप लिख रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें नहीं है बेटा। इसको समझने का एक सामान्य तरीका, मैंने एक नया शेड्यूल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए और उस पर मैंने काफी कार्य कर रहा हूं। अभी वर्तमान समय में मैं कार्य कर रहा हूं और उस पर मैं कार्यरत हूं आप लोगों के लिए। तो आप चिंता मत करिएगा। एक मानचित्र विश्लेषण के माध्यम से, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मानचित्र विश्लेषण करेंगे, उसके अंदर मैं आपको अलग अलग साम्राज्य का, जिस प्रकार से इतिहास में आज पढ़ रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, उससे पहले जो वंशज यहाँ पर आए थे उनके बारे में हमने पढ़ा। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी। उन सब चीजों को मैं मानचित्र की दृष्टि से आप लोगों को समझाऊंगा। पूरे पॉइंट व्यू जो है मैं इतिहास की क्लासों में आप लोगों को साथ में रिविजन क्लासें जब होगी, रिविजन क्लासों के साथ में मानचित्र विश्लेषण की क्लासें भी अलग से प्रारंभ की जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने किताबों में से पढ़ रहे हैं, अभी वो किताबों में से पढ़ रहे हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रही होगी बातें, लेकिन मानचित्र विश्लेषण की क्लासों के माध्यम से आप लोग उसे आसानी से समझ जाएंगे। इस चीज की जिम्मेदारी मेरी है, आपको समझाना, आपको याद रखवाना। आप याद रख पाएंगे उस चीजों को, और जब भी मैं इसमें सवाल पूछा जाएगा, चाहे कहीं से भी सवाल आ जाए, इतिहास में से आपका एक सवाल भी गलत नहीं जाएगा। इतिहास
ज्योग्राफी, इन सब्जेक्टों में से आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं दोबारा, गलत नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को मैं केवल जिस प्रकार से किताबों के अंदर रीडिंग स्किल होती है, रीडिंग होता है, आंसर राइटिंग होती है, वही करवा रहा हूं। लेकिन जिस समय मैं आपको मानचित्र विश्लेषण करवाऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि रियल बात थी क्या। ठीक है, तो सारी चीजें तब समझ में आएगी। केवल अभी आप पढ़ते चले मेरे साथ के साथ और नोट्स बनाते चले, क्योंकि जिस दिन मैं मानचित्र विश्लेषण करवाऊंगा उस दिन मैं आप ही लोगों से पूछूंगा कि बताइएगा कौन सा पॉइंट कहाँ आने वाला है, और आप लोगों के सामने नोट्स रहेंगे आपके, इसी के माध्यम से आप बताएंगे वेन्य गुप्ता के मुख्य स्रोत कहाँ से मिले थे, बांग्लादेश से मिले थे। फिर आप बताएंगे कि जिस प्रकार से बिहार यानी कि बुद्ध विहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो भूमि दान किस जगह पर करता है उसके बारे में आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। लोकेशन के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे, यानी कि इमेज जो चित्र होता है वो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। इतिहास का सबसे धांसू तरीका है पढ़ाने का ये। अगर एक टीचर, अगर रियल में मैं बात करूं कि एक विशेषज्ञ अगर इतिहास का कोई है, कोई इतिहासकार कोई है, तो अगर उसने एग्जैक्ट अगर किसी बच्चे को लोकेशन के माध्यम से अगर पढ़ाया है, क्योंकि लोकेशन के माध्यम से पढ़ाने में टीचर को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यानी कि आप लोग ये सोचते हैं कि जो मैं पूरे महीने में आपको जो अभी पढ़ा रहा हूँ, यही चीजें मैं आपको जो है एक महीने के अंदर, यानी कि जो चीजें मैं एक महीने में आपको पढ़ाता हूँ वो मेहनत मानचित्र विश्लेषण करने में मात्र 10 दिन अगर मैं आपको क्लास दूं तो मेरा एक महीने की मेहनत आपको मैं 10 दिन में सिखा कर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक टीचर जो होता है, इतिहास का टीचर हो या ज्योग्राफी का टीचर हो, ये उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि विद्यार्थियों को वो चीज दे पाए। लेकिन कई लोग होते हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा इतना सा प्रयत्न करिएगा कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बस मैं और कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, केवल थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिएगा अब क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा कुमार गुप्ता तृतीय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कुमार गुप्ता तृतीय है, तो देखिएगा नरसिंह गुप्ता के बाद में उसका पुत्र कुमार गुप्ता तृतीय मगध का शासक बनता है। कुमार गुप्ता तृतीय मगध का शासक बनता है। भीतर एवं नालंदा मुद्रालेख में उसकी माता का नाम महादेवी मित्रा देवी मिलता है। महादेवी मित्रा देवी, इसकी माता का नाम क्या मिलता है बेटा? महादेवी मित्रा देवी के नाम से इसकी माता का नाम मिलता है। कौन कौन से अभिलेख में मिलता है बेटा? भीतर अभिलेख में, और कौन से अभिलेख में? भीतर, और उसके बाद में नालंदा अभिलेख के अंदर बेटा इस चीज के बारे में पता चलता है। और कौन से अभिलेख थे बेटा? ये मुद्रा लेख थे। कौन से लेख थे? मुद्रा लेख। ठीक है, मुद्रा लेखों के अंदर जो है जानकारी प्राप्त होती है। भीतर और नालंदा मुद्रा लेखों के अंदर जो है महादेवी मित्रा देवी के नाम से इसकी माता को संबोधन किया जाता है, कुमार गुप्त तृतीय की माता को। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा। दामोदरपुर में 5वां ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा के बारे में उल्लेख मिलता है। दामोदरपुर में 5वां ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है, जिनकी उपाधि परम देवता परम भट्ट महाधीराज मिलती है। जिसकी उपाधि क्या होती है बेटा? परम देवता परम भट्ट, परम देवता परम भट्ट, परम देवता परम भट्ट महाधीराज का उल्लेख मिलता है। महाधीराज का उल्लेख मिलता है। देखिएगा मैंने आपको लिखाया है कि दामोदरपुर में 5वां ताम्रपत्र अभिलेख के माध्यम से एक मगध यानी कि गुप्त साम्राज्य का एक सबसे बड़ा शासक होता है, उसके बारे में शक्तिशाली शासक होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसकी उपाधि परम देवता परम भट्ट महाधीराज के नाम से जाना जाता है। उसका नाम केवल प्रथम अक्षर कु से प्राप्त होता है, यानी कि उस राजा का, लिखिएगा आप लोग, उसका नाम केवल प्रथम अक्षर कु से प्रारंभ होता है। उसका नाम केवल प्रथम अक्षर कु के नाम से प्रारंभ होता है।
कु के नाम से प्रारंभ होता है और इसे लिखी यानी कि इस पर लिखी हुई थिति लेख से और इस पर लिखी हुई थिति लेख से गुप्त संवाद 224 गुप्त संवाद 224 यानी कि 224 का मतलब है बेटा 543 ईस्वी। ठीक है, गुप्त संवाद 244 यानी कि 543 की बात कर रहा हूं मैं, उसके बारे में साक्ष्य मिलता है, इसके बारे में साक्ष्य मिलता है। और ये साक्ष्य जो मिलता है बेटा, ये इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि इस शासक का पहला अक्षर कु यानी कि कु से प्रारंभ होता है। तो ये 543 ईस्वी में कुमार गुप्ता तृतीय ही है। तो ये शासक कौन है? कुमार गुप्ता तृतीय है। क्या है बेटा? कुमार गुप्ता तृतीय है। एग्जाम में आपसे सवाल एक ही जगह से पूछा जाएगा, अन्य जगह से सवाल नहीं बनेगा। शायद यहाँ से दो जगह से आपका देखेगा, एक ब्रह्म देवता ब्रह्म भट्ट महाधीराज के नाम से उपाधि किसने धारण की थी गुप्त वंश में, और एक आपके कु यानी कि कु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या फिर इससे क्या अनुमान लगाया जाता है। कु शब्द आपको ज्योग्राफी में भी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें जनजातीय क्षेत्र जो पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी कु शब्द में आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर भी कु शब्द है। इतिहास और ज्योग्राफी का दोनों शब्दों का मिलान सेम है, दोनों शब्द सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस कु का अर्थ होता है कुमार गुप्ता तृतीय और इस कु का मतलब होता है घर। समझ रहे हैं? देखो एक बात बता देता हूं मैं आपको प्रिय साथियों, ये उस टीचर की सौभाग्य की बात होगी या फिर वो अध्यापक की सौभाग्य की बात है जिसने दो सब्जेक्ट साथ साथ किसी विद्यार्थी को पढ़ाया हो, इतिहास और ज्योग्राफी। और ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है और आप लोगों की, कि आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा पा रहा हूं कि एक ही टीचर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 9 सब्जेक्ट आपको एक टीचर पढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जहां पर मैं इतिहास में कोई भी शब्द ऐसा पढ़ता हूं जिसका साक्ष्य और जिसका ताल्लुक ज्योग्राफी से होता है, उसका शाब्दिक अर्थ भी मैं आपको साथ का साथ बताता चलता हूं। ये मेरा सौभाग्य की बात मानिएगा। और शायद हो सकता है कि इसी प्रकार से अगर मुझे भी कभी अगर इसी के बारे में अगर किसी टीचर के द्वारा ये सब चीजें पढ़ाई जाती तो आज मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली होता कि जिस प्रकार से मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसी प्रकार से किसी टीचर के द्वारा मुझे इतिहास और ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए गए होते। तो देखिएगा इसके अंदर जो जानकारी मिलती है बेटा, ये दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग होता है। कु का मतलब होता है कुमार गुप्ता तृतीय और एक कु का मतलब होता है घर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ में एक बार आप देखिएगा कुमार गुप्ता तृतीय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक बार दोबारा से इसको देखिएगा, यानी कि कुमार गुप्ता तृतीय की माता का नाम जो है भीतर नालंदा मुद्रालेख के अनुसार जो है साक्ष्य के अंदर मिलता है महादेवी मित्रा देवी के नाम से मिलता है। और एक साक्ष्य मिलता है जो कि इसी अभिलेख के अंदर मिलता है, इस ताम्रपत्र के माध्यम से मिलता है, जिसके अंदर एक शासक जो है वो उपाधि धारण करता है ब्रह्म देवता ब्रह्म भट्ट महाधीराज के नाम से, जो कि कुमार गुप्ता तृतीय के नाम से संबोधित किया गया है। और पहला शब्द उसका मिलता है कु, यानी कि गुप्त संवाद 224 का मतलब 543 ईस्वी का शासक था। और वो कौन था बेटा? वो कुमार गुप्ता तृतीय था। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा विष्णु गुप्ता। अंतिम शासक है बेटा इसका विष्णु गुप्ता। कौन है इसका अंतिम शासक? विष्णु गुप्ता। और विष्णु गुप्ता के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। अंतिम शासक है और थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में या तो अंतिम से पूछता है या फिर लास्ट से, यानी कि शुरुआत से पूछता है या फिर अंतिम से पूछता है। तो दोनों जगह का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो टॉपिक डाल लीजिएगा विष्णु गुप्ता के बारे में, आगे लिखिएगा फिर आप लोग। कुमार गुप्ता तृतीय का गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होता है।
कुमार गुप्ता तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रालेख, नालंदा से प्राप्त एक मुद्रालेख में विष्णुगुप्ता लिखा मिलता है। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रालेख में विष्णुगुप्ता लिखा मिलता है, जो कि संभवतः उसका पुत्र था, जो 550 ईस्वी में तक राज करता रहा। यानी कि संभवतः ये कुमार गुप्ता का पुत्र बताया गया है इसको, लेकिन मानने में नहीं आ रहा इतिहासकारों के, क्योंकि 550 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ये अंतिम शासक था। इसके बाद में गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया था। 550 ईस्वी में ये अंतिम शासक था, 550 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसके बाद में गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। ठीक है, तो ये आपका गुप्त साम्राज्य के गुप्त शासक हो गए और उनकी समाप्ति हो गई। और इसके बाद में एक बार विष्णुगुप्ता के बारे में दोबारा से मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने लिखा नहीं होगा इतना जल्दी, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों का मुझे पता है, काफी समय से जुड़ा हुआ हूं उनसे मैं। एक बार देखिएगा बेटा, दोबारा से मिलान कर लो, किसी के रह गया हो तो, छूट गया हो तो। कुमार गुप्ता तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रालेख में विष्णुगुप्ता के बारे में लिखा हुआ मिलता है, जो कि संभवतः उसका पुत्र है कुमार गुप्ता तृतीय का, है ना, जो कि 550 ईस्वी तक शासन करता है और इसके बाद में गुप्त साम्राज्य का छिन्न भिन्न हो जाता है। यानी कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक होता है, गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आपके गुप्त साम्राज्य के सारे वंशजों के बारे में हमने चर्चा की है ना, गुप्त वंश के बारे में चर्चा की है। सभी शासकों को हमने बड़ा ध्यान से पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने बहुत रुचि लेकर इनको पढ़ाया है। और इसी के बाद में इनकी मास्टर क्लास डिमांड है काफी बच्चों की, बिल्कुल जल्दी ही आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि मास्टर क्लासें आपकी जल्दी प्रारंभ करूं। और दूसरी बात, आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स भी आप बनाने की कृपा करें। बिल्कुल बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे, मास्टर क्लास आपको प्राप्त होगी, सारी चीजें कंप्लीट करूंगा, लेकिन समय सीमा बहुत मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास में, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और दूसरी बात, आप लोगों के कॉल अटेंड करना, आपके मैसेजों के जवाब देना, आपकी हर समस्या का समाधान करना, आपसे फीस कलेक्ट करना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग आगे लिखिएगा। गुप्त साम्राज्य का पतन अगला टॉपिक है आप लोगों का। गुप्त साम्राज्य का पतन, यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ बेटा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिएगा, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम लिखेंगे और इसके बाद में इस क्लास को समाप्त करेंगे और गुप्त वंश को भी लगभग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी 5वीं सदी के मध्य में, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी 5वीं सदी के मध्य में मध्य एशिया के हूणों के आक्रमण के सामना करना पड़ा। मध्य एशिया के हूणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत में आगे बढ़ाने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया था। गुप्त शासक का सम्राट था स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन रुक नहीं पाए। हूण जो है, हूण घुड़सवार में कुशल थे, यानी कि घोड़ों की सवार किया करते थे, घुड़सवार में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने हुए रकाबों का इस्तेमाल करते थे, और संभवतः है
कि धातु की बनी हुई रकाबें का इस्तेमाल करते थे ये लोग। 485 ईस्वी में आकर उन्होंने पूर्व मालवे की ओर मध्य भारत के बड़े हिस्सों को अपना अधिकार कर लिया। मध्य भारत के बड़े हिस्सों में अपना अधिकार कर लिया। मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सतह चुनौती दी और संपूर्ण उत्तरी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? विजय स्तंभ खड़ा कर दिया 532 ईस्वी में। ठीक है, किसके कारण? संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना क्या कर लिया था उसने? साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बेटा आगे लिखिएगा, मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की चलिए सॉरी, यहां तक आपने लिख लिया है। इसके बाद में आगे लिखिएगा, सीमांत राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य को दुर्बल बना दिया, यानी कि कमजोर बना दिया था बेटा, दुर्बल बना दिया। और गुप्त सम्राटों के शासक 6ठी शताब्दी के मध्य तक समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुके थे। और गुप्त सम्राटों के जो शासक थे बेटा, वो 6ठी शताब्दी तक क्या कर चुके थे? अपना अंतिम समय आ गया था उनका और अपने सुदबुद्ध खो चुके थे वो लोग। इसके बाद में बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको मैं भी वो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एग्जैक्ट में वैसे मानचित्र के माध्यम से चीजें समझाना चाह रहा था, लेकिन एग्जैक्ट में आप लोगों को लिखवा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को याद भी रखना है। और सामान्य चीजें याद तब रहेगी तब आपको मानचित्र विश्लेषण करेंगे तो उस समय ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। तो उनके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से बनते हैं। लगभग बहुत सारे कोचिंग संस्थान के मैंने नोट्स देखे थे और आप ही की तरह एक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा था, वो हमारे देश की सबसे बड़ी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है और उसी ने नोट्स सेंड किए थे कि सर एक बार हमारे इतिहास के नोट्स आप देख लीजिएगा। मैंने देखा था। ये साथियों, मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि संपूर्ण क्वेश्चन हमारे नोट्सों में से आएंगे या फिर हमारी द्वारा जो पढ़ाई गई चीजें हैं उनमें से आएंगे, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस और अनुभव किया है और जो मैंने अनुमान लगाया है, पिछले वर्ष के पेपर जब मैं हल करने बैठता हूं तो मैंने जो अनुमान लगाया है, जो एक्सपीरियंस मैंने निकाला है वहां से, उससे लगभग मुझे एक चीज का अनुमान हुआ है कि लगभग 75 से लेकर 80% सवाल हमारे नोट्सों से मिलते जुलते आ रहे हैं और मिलते जुलते मिल रहे हैं। जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उन चीजों से लगभग 75 से 80% पूरे नहीं मिल रहे हैं, 100% नहीं मिल रहे हैं। ये चीज मैं भी कहता हूं आपसे और ये अन्य कोचिंग संस्थान वाले भी कह सकते हैं। और अगर कोई कह रहे हैं कि 100% हमारे नोट्सों में से सवाल आते हैं एग्जाम में, तो ये बात झूठ है और ये गलत साबित होगी। लेकिन मैंने इतना विश्वास है कि 75 से लेकर 80% के बीच में हो सकता है, 75 यानी कि 70% भी हो सकता है। मैं ये भी बात नहीं कह रहा हूं कि 75 रहेंगे, लेकिन 70% तो मुझे अनुमान है और मुझे अनुभव है कि हमारे नोट्सों में से सवाल लगभग मिल रहे हैं। नोट्स हमारे नहीं है, ये मत समझिए हमारे नोट्स है, बल्कि मैं बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो नोट्स आपके बनाए जा रहे हैं वह एनसीईआरटी बुक को मद्देनजर रखते हुए, एक इंसेंट जो बुक आती है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के इतिहास की जो बुक होती है, उसके माध्यम से
राजस्थान राज्य की सबसे प्रविष्ट जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसकी किताब से, और जो आपकी जो हरियाणा बोर्ड जो होता है, हरियाणा बोर्ड का जो एग्जाम होता है, एक किताब हमारे हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, और हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है वह और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की और राजस्थान की यूनिवर्सिटी और एनसीईआरटी बुक, 4 किताबों के संवेशन से मैंने लगभग सारे नोट्स आपके कंप्लीट किए हैं। और मैं अलग अलग राज्य की बुक जो होती है, जो आपकी ग्रेजुएशन की जो किताबें होती है, मैं आपको सही रियली बता रहा हूं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, है ना, ये सारी चीजें जो है लगभग मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेजों और अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो होती है उनके एनसीईआरटी बुक से मैंने नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के। और मुझे उम्मीद है कि शायद इनसे भी बाहर अगर सवाल आते हैं तो फिर शायद जो विद्यार्थी कहते हैं 5 साल के अंदर की हिंदी माध्यम के साथ में अन्याय हो रहा है, उसे मैं फिर स्वीकार करूंगा। वैसे मैं अभी तक स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने लगभग जितने स्रोत मैंने इकट्ठे किए हैं और उनसे जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उनके माध्यम से अगर मैं बात करूं तो उनके माध्यम से अगर उनके अलावा कहीं से बाहर से सवाल आ रहे हैं तो हो सकता है कि इतिहास का जो पेपर बनाने वाला हो वो बड़ा विशेषज्ञ लोग हो, या फिर इतिहास का बड़ा जानकार है, या फिर वो डीपली अध्ययन कर रखा हो इतिहास में, वही व्यक्ति ऐसा पेपर बना सकता है। अन्यथा इतिहास में से लगभग जो सवाल है आपके नोट्सों में से आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों से मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि आप ध्यान भटकाइएगा मत। यूट्यूब पे दुनिया भर के कंटेंट पड़े हुए हैं, कहीं से भी आप पढ़िए आराम से, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। दुनिया भर की कोचिंग है भारत देश के अंदर, आप कहीं भी कोचिंग करिए, आप स्वेच्छा है, आपकी स्वेच्छक हो, कहीं से भी आप टेस्ट से ज्वाइन करिएगा, आप स्वेच्छक हो, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। और मैं कभी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी संस्था के नोट्सों से पढ़िए, इसी की किताबों से पढ़िए, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप इस कोचिंग के नोट्सों से पढ़िए। मैं यही कहूंगा जहां से आपको बेहतरीन और अच्छा समझ में आए वहां से आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। ये संस्था 1 साल 2 साल आपके साथ रहेगी, 3 साल आपके साथ रह सकती है, 4 साल आपके साथ रह सकती है, आपका करियर जीवन भर के लिए। आप लोग अपना करियर खराब मत करिए। किसी भी कोचिंग संस्थान में आप अध्ययन कर रहे हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उस कोचिंग संस्थान, उस परिवार के साथ में जुड़कर तैयारी कर रहे हो, जिस भी संस्थान से आप कर रहे हो। लेकिन इतना सा आप लोग विश्वास कायम रखिएगा, जिस संस्था से आप तैयारी कर रहे हैं उस संस्था पर इतना सा विश्वास कायम रखिएगा कि शायद हम सत्य की राह पर चल रहे हैं। लगभग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, और मैं तो आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं रियल बता रहा हूं, और आप खुद लोग भी जो है इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। अन्य कोचिंग संस्थान के नोट्स मिला सकते हैं, अन्य बुक लिस्ट से आप मिला सकते हैं, उसके बाद में आप पढ़िए और उसके बाद में आपके नोट्सों का मिलान कीजिए, उसके बाद में आप पेपर सोल्व करने बैठिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक अनुभव चीज आप साथ में लेके चले, आप गारंटी के साथ कहता हूं कि आप शायद कभी एग्जाम में मात नहीं खाएंगे। और जो विद्यार्थी प्रीलिम्स के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हैं प्रीलिम्स में कम नंबर आएंगे, प्रीलिम्स कैसे पास करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये नोट्स आप थोड़े ध्यान से पढ़े, क्लास से थोड़े ध्यान से अटेंड करें, और साथ ही में मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, उसको आप लोग ज्वाइन करें। तो शायद हो सकता है कि प्रीलिम्स में आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ में और एक सबसे बेस्ट अंक आप प्राप्त करें। और मेंस की दृष्टि से तो आपके उपलब्ध और पर्याप्त साधन है ही सही आपके साथ में, और प्रीलिम्स की गारंटी मेरी है। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा और उसी आधार पर पढ़ाऊंगा जिस आधार पर प्रीलिम्स में सवाल बनाया जाता है। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसका गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। अगर चाहता तो ये टॉपिक छुपा सकता था, लेकिन नहीं छुपाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कभी भी जिंदगी में एक चीज विश्वास करना, क्योंकि गुरुजी वगैरह अगर गुरु जो होता है चाहे कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर विद्यार्थी के साथ धोखा कर रहा है तो फिर वो एक शिक्षक नहीं है। वो इस भारत देश के लिए एक सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं। तो बेटा टॉपिक डालिएगा, गुप्त साम्राज्य के समकालीन शासक। गुप्त साम्राज्य के समकालीन शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। समकालीन शासकों के बारे में एक सारणी में आप लोगों को लिखवाना जा रहा हूं, आप विशेष ध्यान से देखिएगा। एक तरफ आपको देखिएगा, इधर आप शासक लिखिएगा, यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैं आपको राजवंशों के बारे में, यानी कि कौन सा राजवंश था। दूसरी बात, यहां पर कब इनकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में। अगला टॉपिक है आपका इसका संस्थापक कौन रहा है इनका।
ये गुप्त साम्राज्य के समकालीन है बेटा ना, समकालीन है, ठीक है। यानी कि संस्थापक कौन हुआ है? दूसरा, इनकी राजधानी और इनके क्षेत्र क्या है? राजधानी और क्षेत्र। वैसे मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बहुत डिटेल से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग एक बार लिख लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। देखिएगा, सबसे पहला वंश होता है आपका वाक्ताक वंश। वाक्ताक वंश की बात करें तो इसकी स्थापना बेटा 225 ईस्वी से लेकर 330 तक मानी जाती है। कब तक? 255 से लेकर 330 ईस्वी तक। 255 से लेकर 330 ईस्वी तक मानी जाती है। देखिएगा, इसके संस्थापक दो थे। पहला देखिएगा, स्थापना देखो इसका, यानी कि 255 में जो इसकी स्थापना करता है उसका नाम होता है विंध्याशक्ति। क्या नाम होता है बेटा उसका? विंध्याशक्ति उसका नाम होता है, विंध्याशक्ति होता है। ये दोबारा जो वाक्ताक वंश की स्थापना करता है 330 ईस्वी में, उस व्यक्ति का नाम होता है सर्वेसेन। क्या नाम होता है बेटा इसका? सर्वेसेन होता है, और ये सर्वेसेन इसकी स्थापना करता है। पहला देखिएगा, यानी कि पुरिका और महाराष्ट्र। देखो, पुरिका एक जगह है पुरिका, और ये पुरिका आपके महाराष्ट्र के कोंकणी जो क्षेत्र होता है ना उसके अंदर पड़ती है बेटा। प्राचीन समय का जब मैं आपको मानचित्र समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कौन सी जगह पर है। अभी आप लोग लोकेशन नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप लोग अभी लिख लीजिएगा, लोकेशन दिखाना मेरा काम है। तो देखिएगा, यहां पर 2-3 जगह थी जहां पर परभमपुर महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। परभमपुर महाराष्ट्र लिख लीजिएगा। परभमपुर महाराष्ट्र यानी कि पुरी का महाराष्ट्र के अंदर इसकी राजधानी बनाई गई थी। पुरी का महाराष्ट्र को इसकी राजधानी बनाई गई थी, यानी कि विंध्याशक्ति के द्वारा ये वंश, जब वाक्ताक वंश जो है स्थापित किया गया था 255 ईस्वी में, तब इसने पुरी का महाराष्ट्र के अंदर राजधानी बनाई थी अपनी। ठीक है, क्लियर है बात? आगे चलो। इसके बाद में सर्वेसेन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, वात्साकुलम वेंद्र विसोत्र था। वात्साकुलम देखिएगा, एक क्षेत्र है जिसका नाम है वात्साकुलम जो क्षेत्र है, यानी कि विदर्भ क्षेत्र इसको बोला जाता है, विदर्भी क्षेत्र भी इसको कहते हैं, विदर्भ क्षेत्र। और ये क्षेत्र कहां है बेटा? ये महाराष्ट्र के अंदर ही है, और ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। और इसकी स्थापना करता है सर्वेसेन, और सर्वेसेन जो है 330 ईस्वी में वाक्ताक वंश की दोबारा स्थापना करता है, और ये कहां पर करता है? महाराष्ट्र के अंदर करता है दोबारा। ठीक है, मानचित्र के साथ साथ एग्जैक्ट समझाएंगे कौन सी जगह पर था। ठीक है, आगे चलो। यानी कि आधुनिक आधुनिक वर्तमान समय में आधुनिक जो वासिन एकोला महाराष्ट्र है, एकोला महाराष्ट्र का नाम सुना है आपने? एक जगह है एकोला महाराष्ट्र के अंदर, वो एकोला महाराष्ट्र के अंदर इसकी राजधानी बनाई गई थी। कहां पर? एकोला महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आप में से कोई विद्यार्थी महाराष्ट्र गया हुआ हो या महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानता हो तो आपको पता होगा कहां पर है एक जगह। ठीक है, अब देखिएगा, दूसरा वंश था नागवंश। नाग राजवंश था बेटा। कौन सा वंश था? नागवंश। अब देखिएगा, नागवंश के बारे में बात करें तो नागवंश की स्थापना 305 ईस्वी में हुई थी बेटा। 305 ईस्वी में करवाई थी, और किसने करी थी? भाविनाग ने। क्या नाम था उसका? भावनाग ने इसकी स्थापना करी थी 305 ईस्वी में। कौन सी जगह पर? पद्मावती कहां है? यानी कि आधुनिक जो पद्म पाऊ यानी कि ग्वालियर है, यानी कि मध्य प्रदेश एमपी के अंदर जो है पद्मावती एक जगह है, इतिहास में मानी जाती है। बेटा प्रज्ञा को पता होगा, ये प्रज्ञा जी आपको पता होगा पद्मावती कहां पर है? पद्मावती जगह पर, इसमें ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये एमपी के अंदर है। ग्वालियर और पद्मावती जो क्षेत्र है, यानी कि पद्म और पाऊ जो क्षेत्र है, पद्म और पाऊ क्षेत्र और ग्वालियर क्षेत्र, ये आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और इस क्षेत्र के अंदर पद्मावती राजधानी बनाई गई थी। किस वंश के द्वारा? नाग वंश के द्वारा और भावनाग के द्वारा। इसका संस्थापक था वास्तविक भावनाग। ठीक है, और कब स्थापना की थी? 305 ईस्वी में स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा। अगला वंश था आपका जिसका नाम था त्रिकूट राजवंश। देखिएगा, त्रिकूट राजवंश था, सॉरी एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, त्रिकूट राजवंश लिखिएगा बेटा। क्या नाम है राजवंश का? ठीक है, त्रिकूटक राजवंश जो था, त्रिकूटक राजवंश की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना बेटा 415 ईस्वी में की थी। 415 ईस्वी में की थी, और 415 ईस्वी में जो की थी वो किसने की थी? इंद्रदत्त ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी बेटा? इंद्रदत्त ने।
इंद्रदत्त ने इसकी स्थापना की थी। और जगह देखिएगा, एग्जैक्ट अगर जगह की मैं बात करूं तो अनुरुधिरापुर। अनुरुधिरपुर कहां पर है? नासिका महाराष्ट्र में बेटा। ये भी वर्तमान समय में नासिका महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं उसको। और इसका प्राचीन नाम की बात करें तो अनुराधुर है इसका नाम, ठीक है। अनुराधुर के नाम से इसको जाना, अनुराधुरपुर के नाम से जाना जाता है। रुद्रपुर पुर है बेटा, है ना। तो ये अभी वर्तमान समय में आपको पता है नासिका महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? नासिका महाराष्ट्र के अंदर, नासिका महाराष्ट्र के अंदर है वर्तमान समय में ये क्षेत्र। इसके बाद में देखिएगा चौथा, चौथा राजवंश है आपका जिसका नाम है हूण राजवंश। कौन सा बेटा? हूण। हूण वंश की बात कर रहे हैं। अब हूण वंश जो है किस पर आक्रमण करते हैं आपको पता है? गुप्त वंश पर। अब हूण वंश की बात करें तो 500 ईस्वी में। कब की बात है? 500 ईस्वी की बात है। और 500 ईस्वी में देखेगा एक जगह थी जिसका नाम था तोरामाणी। तोरामाणी जगह है और तोरामाणी जगह पर इसकी यानी कि इसका संस्थापक था तोरामाणी, सॉरी एग्जैक्ट गलती हो गई, थोड़ी मिस्टेक हो गई। हूण वंश की स्थापना 500 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? तोरामणी ने की थी। और तोरामण जो था वो पंजाब क्षेत्र में रहा करता था। कहां पर? पंजाब क्षेत्र में। और पंजाब क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की गई थी, हूणों की, ठीक है। इसके बाद में पांचवा जो है यानी कि शीलाकायन राजवंश। अगला राजवंश था बेटा इनके समय में शीलाकायन वंश। अब शीलाकायन वंश की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 300 ईस्वी में। कब की गई थी बेटा? 300 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी देववर्मन के द्वारा। देववर्मन के द्वारा की गई थी। और देववर्मन कहां पर? यानी कि वेगू, एक जगह का नाम है वेगी। और वेगी जगह कहां पर है बेटा आपको पता है? यानी कि पंडवेगी और गोदावरी महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? गोदावरी महाराष्ट्र के अंदर, गोदावरी महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। गोदावरी महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। समझ में आई? अब एक बार देखिएगा, एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। जैसे मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है। देखो, पहला वंश था वागटायक वंश। वागटायक वंश की दो बार स्थापना होती है बेटा। एक होती है 255 ईस्वी में, जो कि कौन करता है? विद्याशक्ति। यानी कि वागटायक वंश की दो बार स्थापना होती है 255 में, जिसको विद्याशक्ति करता है। पूरी का यानी कहां पर है? प्रभापुर महाराष्ट्र के अंदर है बेटा। इसके बाद में दोबारा स्थापना होती है जो कि 330 ईस्वी में होती है सर्वेसेन के द्वारा। और वात्स्य विदुर क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में है, यानी कि अकोला महाराष्ट्र क्षेत्र जो है अभी वर्तमान समय में वहां पड़ता है, ठीक है। चलो, इसके बाद में दूसरा वंश था नागवंश। नागवंश की बात करें तो 305 ईस्वी में भावनाग के द्वारा पद्मावती एमपी ग्वालियर के अंदर क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में देखिएगा त्रिकुटक वंश की बात करें तो त्रिकुटक वंश की स्थापना 415 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? इंद्रदत्त के द्वारा की गई थी। अनुराधुरपुर के अंदर हुई थी। और नासिका महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की गई थी बेटा। इसके बाद में देखिएगा चौथा हूण वंश। हूण वंश की स्थापना 500 ईस्वी में हुई थी। तोरामणी जगह पर हुई थी, सॉरी तोरामणी ने की थी और पंजाब क्षेत्र में की थी। इसके बाद में देखिएगा शीलाकायन वंश की बात करें तो 300 ईस्वी में किया था। और देववर्मन ने इसकी स्थापना की थी वेगी गोदाम महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में छठा आप लिखिएगा विष्णु कुंडन राजवंश। छठा आप लिखिएगा विष्णु कुंडन राजवंश। कौन सा बेटा? विष्णु, कौन सा? विष्णु कुंडन राजवंश। विष्णु कुंडन राजवंश। विष्णु कुंडन राजवंश की स्थापना की अगर अपन बात करते हैं तो 475 ईस्वी में की थी बेटा। कब हुई थी? 475 में, ठीक है। और 475 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो विक्रमन, देखो विक्रमन महेंद्र जो प्रथम था उसके द्वारा की गई थी। और विक्रमन महेंद्र जो था उसके पश्च के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्र था विष्णु कुंडल यानी कि कृष्ण, वर्तमान समय में कृष्ण आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। तो इसकी जगह भी यही थी बेटा, यानी कि विष्णुकांड, विष्णुकुंड जगह थी। और ये वर्तमान समय में कहां पर है बेटा? कृष्ण आंध्र प्रदेश के अंदर है। कृष्ण आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि आसपास के ही क्षेत्र है, मालवा के आसपास के क्षेत्र है, उन पर इनकी चारों तरफ जो वंश बसे हुए थे उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अब सातवां वंश था जिसका नाम था मथुरा राजवंश।
मथुरा राजवंश भी था बेटा। अब मथुरा राजवंश की अगर अपन बात करें तो देखिएगा इसकी स्थापना 325 ईस्वी में हुई थी। 325 ईस्वी में हुई थी। और देखिएगा इसकी संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक का नाम था अच्युत। अच्युत के नाम से इसको जाना जाता था। इसका संस्थापक था अच्युत। और अच्युत ने जो है अहिर छत्रपुर यानी कि बरेली जिला यूपी के अंदर, अहिर छत्र, ठीक है, अहिर छत्र यानी कि वर्तमान समय की बात करें तो बरेली जिला, कौन सा जिला बेटा? बरेली जिला, जहां से हमारे साथ में एक भाई साहब जुड़े हुए थे पहले, जिनका नाम था दीपांकर सक्सेना, बरेली, ठीक है। तो देखिएगा बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश जिला है इसका। और इसके बाद में देखिएगा इसी वंश की स्थापना दोबारा हुई थी, जो हुई थी 350 ईस्वी में। 350 ईस्वी में हुई थी, एक 25 में हुई, एक 350 ईस्वी में हुई। इसकी जो स्थापना करने वाला था वो शंकर वर्मन था। शंकर वर्मन ने इसकी स्थापना की थी बेटा। और शंकर वर्मन ने जो स्थापना की थी वो कहां पर की थी? शिष्टिपुर यानी कि कलिंग उड़ीसा के अंदर। शिष्टापुर, देखो एक जगह थी जिसका नाम था शिष्टापुर। और शिष्टापुर के अंदर जो है कौन सी जगह पर? कलिंग यानी कि शिष्टापुर कलिंग उड़ीसा के अंदर। कहां पर? उड़ीसा के अंदर, जो कि कलिंग क्षेत्र के नाम से इतिहास में जाना जाता है। कलिंग क्षेत्र के नाम से किसमें जाना जाता है बेटा? इतिहास में जाना जाता है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपके मेन हो गए, यानी कि इस समय के प्रमुख राजवंश थे। इस समय के 7 राजवंश थे। गुप्त वंश के चारों तरफ के जो राजवंश थे उनके बारे में मैंने आपको रिसर्च किया और मैंने आपके सामने रखा। अब मानचित्र की सहायता से समझेंगे कि कौन सा वंशज किस समय किसके ऊपर अटैक करता है और जिस समय मगध का शासक कौन होता है। समझ में आई? ये मानचित्र विश्लेषण करेंगे। ये मानचित्र विश्लेषण क्लासें अलग होगी, उनके अंदर आप लोगों को बताएंगे जिस समय हमारे पास में एक डिजिटल बोर्ड होगा और उसी के माध्यम से मानचित्र विश्लेषण करेंगे। तब आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझा दूंगा। बाकी चीजें अभी आप लिखो। आगे देखिएगा, इसके बाद में 7वां तो हो गया। इसके बाद में कुछ छोटे मोटे जो वंश थे उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आगे लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के भीतर नामक स्थान पर भीतर स्तंभ लेख मिलता है। इनका साक्ष्य मिलता है, मतलब वहां पर इसमें जो है पुष्पामित्र और हूणों के साथ में स्कंद गुप्त का भी वर्णन मिलता है। यानी कि ये जितने राजवंश है इनका साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के भीतर, जिले में भीतर नामक स्थान है और भीतर नामक स्थान पर एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसको भीतर स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। और भीतर स्तंभ लेख जो है उसके अंदर इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से देखिए जानकारी किस प्रकार की मिलती है। इसमें पुष्पामित्र और हूणों के साथ में, पुष्पामित्र और हूणों के साथ में स्कंद गुप्त का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? स्कंद गुप्त का वर्णन मिलता है। हूणों का प्रथम भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में, यानी कि 455 ईस्वी में हुआ था बेटा। भारत का सबसे पहला हूण वंश यानी कि हूण वंशों के द्वारा प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो गुप्त साम्राज्य के स्कंद गुप्त पर हुआ था और 455 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, जिसमें स्कंद गुप्त की पराजय हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? स्कंद गुप्त की पराजय हो जाती है और इसी के साथ में आपका गुप्त वंश समाप्त होता है। क्या होता है? गुप्त वंश समाप्त होता है। इसके बाद में पुष्पवती वंश जो है, पुष्पवती वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और पुष्पभूति वंश के बारे में चर्चा करेंगे। और इस क्लास का हम बहुत जल्दी समाप्ति करने जा रहे हैं। गुप्त वंश का अंत हो गया है। इसके बाद में एक बार मैं थोड़ा सा राजवंशों पर दोबारा चर्चा करता हूं, क्योंकि आप लोगों को राजवंशों के बारे में याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। क्योंकि अगर राजवंश आप याद रखेंगे तो शायद आप उस समय के, यानी कि इस समय से कोई भी अगर सवाल उठेगा तो लगभग आप गलत नहीं करके आएंगे। यही एक्सपीरियंस होता है, यही आपका अनुभव काम करेगा।
ठीक है, चलिए आइएगा एक बार दोबारा रिविजन करते हैं इनका। विष्णुगुप्ता राजवंश के बारे में देखिएगा। विष्णुगुप्त राजवंश की बात करें 425 में विक्रमा महेंद्र पष्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विष्णुकुंड आंध्र प्रदेश के अंदर, जो वर्तमान समय में कृष्ण आंध्र प्रदेश के अंदर है। दूसरा मथुरा राजवंश की बात करें तो देखिएगा एक बार स्थापना हुई थी इसकी 325 ईस्वी में, जो कि अच्युत के द्वारा की गई थी, और अहिर छत्रपुर यानी कि बरेली उत्तर प्रदेश में, वर्तमान समय में बरेली उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी बनाई गई थी, अहिर छत्र। ठीक है, चलो इसके बाद में दोबारा स्थापना होती है 350 ईस्वी में, जो कि शंकर वर्मन के द्वारा की जाती है। और कहां पर करता है बेटा ये कलिंग उड़ीसा यानी कि कलिंग क्षेत्र के अंदर स्थापना करता है। कहां पर करता है? कलिंग क्षेत्र के अंदर, यानी कि कलिंग क्षेत्र कहां पर है? उड़ीसा के अंदर, और जिसको कलिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, तो शंकर वर्मन के द्वारा इसकी दोबारा स्थापना की जाती है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों अब आपकी क्लास की समाप्ति करेंगे। पुष्पभूति वंश के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।